Hello students, welcome all of you in the very next lecture. We are preparing today on the balance of payment and foreign exchange rate. बच्चे आपके क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 to 8 मार्क्स की कवरेज इसमें यूजुअली होती है। 1 मार्कर्स भी होते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और यूनिट बहुत आसान है। साथ ही जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी पता लग जाएंगी कि लाइफ में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्यों मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर महंगा होना, सस्ता होना। आप अक्सर सुनते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। कभी आपने न्यूज़ सुना होगा रुपया धड़ाम से गिरा, कुछ इस तरह की बातें हम लोग देखते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सारे कंटेंट क्या हैं, वो इस चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को 3 से 4 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इट में टेक 5th क्लास, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 5 क्लास से ऊपर नहीं जाएगा। और हम बहुत बड़ा वाला कंटेंट इसका नहीं बनाएंगे कि आपको हम बहुत 1 घंटे की वीडियो बना के देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सिंपल से वे में, बहुत डायरेक्ट फॉर्मेट में हम बात करेंगे और डायरेक्ट कंटेंट पर बात करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ द चैप्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो प्यारे बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इजी मैं इसे हिंदी में भी बता देता हूं। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चे भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। देखिए, इकोनॉमिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले बच्चों के पास भी होता है, ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी होता है और कुछ साइंस के बच्चे भी एडिशनल में इकोनॉमिक्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपको बताने की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखिए बच्चे, जो कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं लेकिन जानते तो सभी हैं कि कॉमर्स में एक अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट। और जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उसमें 2 साइड होती हैं। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, जिस लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसे डेबिट साइड बोलते हैं। और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। हाँ सर, ये तो हमें पता है। कॉमर्स वाले कह रहे हैं सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो जब 11th क्लास में आए थे तो हमने सबसे पहले अकाउंटेंसी में यही पढ़ा था। एग्जैक्टली बच्चे, आपने सबसे पहले यही पढ़ा था। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बच्चे, दीज आर इंडियन रेजिडेंट, ये हैं इंडियन रेजिडेंट, इंडियन। और ये हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विदेश, एब्रोड जिन्हें आप बोलते हैं, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेट अस सपोज इसमें यूएस भी है, इसमें आपका इंग्लैंड भी है, इसमें आपका जापान भी है एंड ऑल अदर कंट्रीज इसके अंदर है। तो बेटा, हमारे बीच में और इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, कुछ लेन देन तो होते होंगे। कभी हम लोग इनको कुछ सामान इनसे लेते होंगे, कभी ये लोग भी हमसे लेते होंगे, कभी हम उन्हें लोन भी देते होंगे, कभी हम भी इनसे लोन लेते होंगे, कभी हम इनके यहाँ पर इन्वेस्ट करते होंगे, कभी ये हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते होंगे। हाँ सर, ये तो बिल्कुल होता है। एक दूसरे की कंट्री आपस में हेल्प तो करती है, ये बात तो पक्की है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी लेन देन होते हैं, वो बच्चे इस अकाउंट में लिखे जाते हैं। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं? हाँ जी बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सर फिर तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो गई ना इसकी। कैसे डेफिनेशन होगी बच्चे? फिर तो सर आप हमें यह बता दो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। मैंने कहा किसका? आप बोलोगे सर सारी ट्रांजैक्शन आती हैं इसमें। ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? सर जो हमारे बीच में, यानी कि रेजिडेंट के बीच में, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन रेस्ट ऑफ द रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर ये तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। बेटा ये तो बहुत आसान होता ही है। तो क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। किसका? ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, सभी लेन देन। ट्रांजैक्शंस मतलब होते हैं लेन देन। सर किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW को बच्चे मैं बोलता हूं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में जो भी लेन देन होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं।
सिंपल। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका? ऑल द ट्रांजैक्शंस। कैसी ट्रांजैक्शंस? जो रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में होती है। हां सर, इतना तो समझ में आ गया, और कुछ? बेटा अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, एक यहां पे बहुत अच्छा टर्म आएगा आपके लिए। आपने जब यूनिट को मैंने शुरू किया तो देखा कि मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट एक वर्ड लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप में से एक बच्चा कहता है सर फॉरेन एक्सचेंज किससे कहते हैं? तो बेटा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज बच्चे क्या होता है? ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब सर बेटा आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? सर हमारी डोमेस्टिक करेंसी तो रुपीज होते हैं, गांधी जी होते हैं उन पे। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। तो गांधी जी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज हैं इस दुनिया में, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो दिनार हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो व्हाट एवर द करेंसी, यूरो, कुछ भी ही सही, वो सब हमारे लिए क्या होती हैं? फॉरेन एक्सचेंज होती हैं। अच्छा सर, अब तो आ गया समझ में। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। अब एक बच्चा कहता है सर फिर तो एक बात बताओ ना, हम अमेरिका से कुछ सामान खरीदेंगे तो क्या वो गांधी जी को ले लेंगे हमसे? इंडियन रुपीस ले लेंगे? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों ले लेंगे इंडियन रुपीस? अगर मेरे यहां पर कोई बच्चा डॉलर में फीस देने आ गया तो मैं कैसे ले सकता हूं उनसे डॉलर में फीस? तो सीधी सी बात है, अब जिस भी कंट्री से आप डील करते हैं उसे तो वहीं की करेंसी चाहिए होती है ना। हाँ सर, ये बात तो सही बात है। तो बच्चे ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आप देख रहे हैं, इसमें क्रेडिट साइड में आती हैं रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट साइड में क्या आती है बच्चे? रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो भी बाहर की करेंसी आपके पास आने वाली है वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड में। सर डेबिट में फिर तो पेमेंट आता होगा। हाँ जी बच्चे बिल्कुल, आप तो हो इंटेलिजेंट। पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपका डेबिट साइड में आएगा। सर कोई और नाम भी बोल देते हैं क्या इनको? बेटा बिल्कुल बोल देते हैं। मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं कि रिसीप्ट का मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है और पेमेंट का मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। हाँ सर, हम समझ गए कि यहां पर करेंसी चली जाएगी और यहां पर करेंसी आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बस सिंपल सा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से ही जानते होंगे ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग को। हाँ सर, हमारी बुक का नाम होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसी पे लिखा होता है सबसे ऊपर। डबल एंट्री बुक कीपिंग कहती है सर कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मैं भी यही कहता हूं, दो इफेक्ट होते हैं। बेटा ह्यूमैनिटीज वाले इस वर्ड को नहीं भी जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी बात बस आपको पकड़ के चल लेनी है इसको। सर डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से ना, जब हम अकाउंट का टोटल करते हैं तो सर दोनों टोटल मैच करते हैं, दोनों टोटल बराबर आते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले और साइंस वाले बच्चे इस बात को बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे, बस वो ये जान लो कि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से हर एक अकाउंट इक्वल होता है, हर एक अकाउंट की दोनों साइड इक्वल होती हैं। ये बात ठीक है बच्चे? तो हम इतनी बात आपको बता रहे हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो इस सिस्टम पर बनता है, वो इस सिस्टम पर बनता है और इसकी दोनों साइड अकाउंटिंग सेंस के हिसाब से ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है? ठीक है सर। सर कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? बेटा बताना तो बहुत कुछ चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो बस मेरी बातों पर। सर बताइए। देखिए, आपने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजें मेन हैं, एक रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ सर, हमने देखा। बच्चे में शॉर्ट में 4x बोल दो फॉरेन एक्सचेंज को। हाँ सर, अब तो हमें समझ में आ गया है, अब कुछ भी बोल दो इसमें। तो रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम इसमें दो चीजों के साथ बात कर रहे थे। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा चेक करेंगे इसमें, चेक करिए। देखिए बेटा, अगर रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होती हैं पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, तो सर क्या बोले इसे हम? इसे आप बोलोगे बैलेंस्ड बीओपी, यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बिल्कुल बैलेंस, बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके सर। फिर सर नेक्स्ट वाला क्या होता है?
बच्चे अगर आपकी रिसीप्ट साइड्स रिसीप्ट ऑफ 4x ज्यादा होगी पेमेंट ऑफ 4x से, सर फिर तो हम समझ गए रिसीप्ट ज्यादा होना मतलब अच्छी बात का मतलब हमारा फायदा, तो सर हम इसे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। ठीक है सर। एक बच्चा बोलता है सर डेफिसिट तो मैं बता दूंगा अब आपको। मैंने कहा बताओ कब होता है? कहेगा सर जब पेमेंट ज्यादा होती हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाता है। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो जब आपकी रिसीप्ट्स ऑफ 4x कम हो और पेमेंट आपकी ज्यादा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है। हाँ सर हमें समझ में आ गया बेटा। मैं थोड़ा सा इसको एक स्क्रीन पर लेके आने का प्रयास करता हूं और आपको कुछ चीजें यहां पर समझाऊंगा अभी। अब आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बच्चे केवल ऑनलाइन में ही मुझसे कनेक्टेड हैं वो बेटा हैव दिस कॉन्टेक्ट नंबर। आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे कुछ भी चाहिए होगा आई विल सेंड 8510011606। इट्स निशांत। आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज करेंगे एंड आपका सोर्स बताएंगे कि आपने कहां से मुझे एक्सेस किया है, सोर्स विद नेम, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी पॉसिबल कंसर्न जैसे आप चाहेंगे। तो मैं यहां पर आपको श्योरली हेल्प करने वाला हूं। ठीक है सर। सर एक बार इसको समराइज करेंगे क्या? मैं बिल्कुल समराइज करूंगा। बच्चे मेरा एक एक पॉइंट कैप्चर करना कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपसे बोला अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हां सर ये सही था। मैंने फिर आपसे बोला like a normal business account, it has also two side। इसकी भी दो साइड होती हैं। the left hand side is debit side and the right hand side is credit side। ओके सर ये भी सही था। on debit side the payment of foreign exchange are recorded and on credit side receipt of foreign exchange are recorded। it was okay कि डेबिट साइड में पेमेंट आती है और क्रेडिट साइड में रिसीप्ट आती है। हाँ जी सर ये भी ठीक था। फिर मैंने आपसे क्या बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो होता है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बनाया जाता है। सो इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अकाउंटिंग सेंस में इसकी दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगी। बट इकोनॉमिक सेंस में इन द रियलिस्टिक फॉर्म ये तीन तरह से हो सकता है। सर कैसे कैसे? ऐसे अगर रिसीप्ट ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज की तो फिर ये बैलेंस्ड बीओपी हो जाए। अगर रिसीप्ट ज्यादा है पेमेंट से तो सरप्लस होगा। अगर रिसीप्ट कम है पेमेंट ज्यादा है तो डेफिसिट होगा। और अगर दोनों इक्वल हैं तो सर बैलेंस्ड होगा। सब बच्चे कह रहे हैं सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। हम जाके किसी को ही बता देंगे भाई रिकॉर्ड होता है, सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं इसमें हमारे बीच में और बाहर वालों के बीच में जो भी हम करते हैं। मैंने कहा ओके बस यही होता है, इससे तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो ये डन है आपके लिए। यस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे अपने फर्दर कंटेंट के साथ। तो अब हमें पता चल गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आप बीओपी भी लिख सकते हैं, हमें समझ में आ गया है कि बीओपी इसको बोल सकते हैं, तो आप कष्ट ना करें, आप छोटा लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे से यूज करूंगा। हम निराश नहीं करते अपने बच्चों को एक्चुअली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? प्यारे बच्चों, इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट। सर दूसरा कंपोनेंट तो कैपिटल अकाउंट ही होता होगा। हमने गवर्नमेंट बजट में ना बहुत अच्छे से पढ़ा था सर ये। मैंने कहा ठीक है बेटा आप इंटेलिजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तो पढ़ लो। ठीक है सर समझा दो। सुनो जी, करंट और कैपिटल अकाउंट। देखिए जी, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? all such transactions which affects
एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये वाली बात थी सर। इसके अंदर बस ऐसे लेन देन आते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने कहा हाँ, तो सर फिर तो ठीक है, इसका तो हम बता देंगे। इसके अंदर वे आते होंगे जो एसेट्स एंड लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा, ऑल सच ट्रांजैक्शंस which do not affect assets and liabilities। ओके सर, समझ आ गया। चलिए एग्जांपल, इंडिया ने बोरो किया अमेरिका से। सर जब इंडिया अमेरिका से बोरो करेगा फिर तो इंडिया के ऊपर कर्जा हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएंगी, और लायबिलिटी बन जाएंगे तो सर मैं बता सकता हूं कैपिटल अकाउंट में आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। जब हम किसी से बोरो कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लोन नाम की लायबिलिटी बन गई, एंड इट इज द कंटेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ओके बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और कोई एग्जाम्पल? मैं दूसरा भी बताऊंगा आपको। इंडिया ने एसबीआई जो बैंक है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने अपनी एक ब्रांच सेटअप करी फॉरेन कंट्री में जाके। तो दूसरे देश में जाके आप एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, किस प्रोमाइसेस ले रहे हैं और एक बिल्डिंग बना रहे हैं अपने बैंक की, तो क्या आपकी एसेट्स क्रिएट नहीं हो गई हैं? सर बिल्कुल हो गई हैं। तो सर ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा फिर तो? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। ठीक है सर। सर कुछ और? नेक्स्ट बेटा, मैंने दूसरी कंट्री से, अमेरिका ने, जैसे जब इंडिया में उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था तो केदारनाथ में, तो अमेरिका ने इंडिया को थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प किया कि बिल्कुल कुछ पैसे हम आपको दान में दे देते, आप रख लो इन पैसों को। तो क्या वो पैसा हमें वापस करना था अमेरिका को? नहीं सर, वापस तो नहीं करना था। तो यानी लायबिलिटी तो नहीं बनी थी ना। क्या कोई एसेट्स पे फर्क पड़ा? नहीं सर, वो तो दान था, दान से क्या एसेट्स क्या लायबिलिटी सर? तो मैं भी यही कह रहा हूं जी, दान से क्या एसेट्स क्या लायबिलिटी सर? तो सर वो करंट अकाउंट में आएगा क्या? बिल्कुल करंट अकाउंट में आएगा। तो बच्चे कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में आती है वो ट्रांजैक्शंस जो किसी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को, गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, और करंट अकाउंट में आती हैं वो ट्रांजैक्शंस जो एसेट्स लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। सर क्या आप हमें कंपोनेंट भी बताएंगे? बेटा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी। प्यारे बच्चों, करंट अकाउंट के होते हैं 4 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला कंपोनेंट आपका है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये करंट अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट है कि हम दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही समझदार हैं। सर कैसे? अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो सर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्या? हाँ जी, अभी तो पढ़ा है आपने कि कोई भी करेंसी जाएगी डेबिट में, करेंसी आएगी क्रेडिट में। सर अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो, मैंने कहा बेटा फिर तो आप पे करोगे ना। अगर इंपोर्ट करोगे तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, फिर तो आपके पास से फॉरेन करेंसी जाएगी। यस सर, बिल्कुल ओके बात है बेटा। दूसरा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर सर्विसेज कैसी होती हैं? बच्चे आप जहाज में बैठ के दूसरी कंट्री में घूम आते हो, क्या वहां पे टिकट नहीं दिया आपने? क्या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक्सचेंज नहीं करी? हाँ सर। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, इलाज इंडिया में थोड़ी कराया था, बाहर जाके कराया था। मेडिकल सर्विस भी तो ली थी। हाँ सर बिल्कुल ली थी। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग चार्जेस, शिपिंग में, तो ये सब तो प्यारे बच्चों सर्विसेज में ही होता है ना। क्या सर्विसेज दिखती हैं आपको? नहीं सर, सर्विसेज तो कोई नहीं देख सकता। आप टीचर हो, आप सर्विस देते हो, हम सर्विस दिखती तो है नहीं सर। ऐसे तो कि हम लेके आए जी लेके आए, ऐसा तो नहीं होता। ज्ञान देता हूं मैं तो आपको, नॉलेज देता हूं, होता है ना ऐसा ही। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। सर 2 कंपोनेंट समझ में आ गए। तीसरा क्या है? मैंने कहा बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर 1 मार्कर भी बना लेता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर।
यूनिलेटरल ट्रांसफर, बच्चे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, कभी बाद में सोचे टीएफ क्या था, ट्रांसफर क्या होता है सर, ये बताता हूं बेटा क्या होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो आपके होते हैं ये होते हैं वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। सर वन साइडेड कैसे? प्यारे बच्चों इसके बदले में ना रिसिपेंट को कुछ नहीं देना पड़ता। सर समझ में नहीं आया तो, नो ऑब्लिगेशन टू पे इन रिटर्न। सर प्लीज एग्जांपल लेके बता दो। मैं बेटा बिल्कुल बताऊंगा आपको। डोनेशन, जब हम किसी को दान देते हैं या दान लेते हैं तो बदले में क्या देते हैं? सर कुछ भी नहीं, दुआएं देते हैं। हम तो दुआएं दे देंगे जी। सर और कोई एग्जांपल है क्या? बेटा बहुत बड़ा एग्जांपल है रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस। सर ये भी नहीं पता चला क्या होता है? मैंने कहा बेटा पैसा भेजना होता है, पैसा भेजना। सर कैसे? मैं कल को खूब सारा पढ़ाई लिखाई करके माइग्रेट कर जाता हूं, ब्रेन ड्रेन, दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर रहा हूं, क्या मैं वहां से अपने पेरेंट्स को सामान नहीं भेजूंगा? पैसा नहीं भेज सकता मैं वहां से? हाँ सर भेज सकते हो, समझ गए, रेमिटेंस होता है पैसा भेजना। सर और कोई एग्जाम्पल? बेटा गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ये भी तो इसका एग्जाम्पल है। हाँ सर तीनों पॉइंट हमें अच्छे समझ में आ गए हैं, तो आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं प्यारे बच्चों। पहला कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तीसरा कंपोनेंट यूनिलेटरल ट्रांसफर। सर फोर्थ भी बता दो, इन्वेस्टमेंट इनकम। फोर्थ क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट इनकम। सर ये कैसे हो गया? तो समझ में नहीं आया इन्वेस्टमेंट इनकम। मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूं बेटा। आपने अमेरिका में ना एक बिल्डिंग खरीदी, घर बनाया। सर घर बनाया तो वो तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल है, आप गलत हो ही नहीं सकते हो। आपने घर बनाया, वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, तो सर वो तो कैपिटल अकाउंट में एसेट्स बन गई। बेटा उस घर से किराया आ रहा है, मुझे रेंट मिलता है उस घर से। हाँ सर वो इनकम है आपकी, वो आप इन्वेस्टमेंट इनकम बोलना चाह रहे हो। मैंने कहा बस वही बोल रहा हूं मैं आपसे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सर रेंट रिसीव्ड तो हमें समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा आप जब बाहर किसी को लोन दोगे तो क्या उस लोन पर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं होगा? कि सर हाँ रिसीव्ड बिल्कुल होगा। मैंने कहा आपने बाहर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, क्या आपको वहां से डिविडेंड रिसीव्ड नहीं होगा? आपने कहा सर बिल्कुल होगा, हम एग्री कर रहे हैं आपकी बात, हम तो मना ही नहीं कर रहे, जो आपने कहा वो ठीक है सर। तो ठीक है आपको बात ये, तो आप बता देंगे? सर हम बता देंगे, हम बता देंगे सर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल वो ट्रांजैक्शन आती हैं जो किसी बिजनेस की, किसी गवर्नमेंट की, किसी इकोनॉमी की एसेट्स और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, और इसमें वो आती हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। हमने इसके चार कंपोनेंट पढ़े, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स पढ़ा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ा, हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर पढ़े और इन्वेस्टमेंट इनकम पढ़ा। कीप इन माइंड करेंसी आएगी तो क्रेडिट साइड, करेंसी जाएगी तो डेबिट साइड। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है बेटा, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका और नोट करेंगे कॉपी में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं विद द नेक्स्ट। बस छोटा सा थोड़ा सा कंटेंट और हम इसमें रखेंगे बेटा, बहुत बड़ा इसको नहीं करने वाले हैं वीडियोस को। आई डोंट वांट कि आपका इंटरेस्ट बीट हो कैसे भी, तो हम बस पहला कंपोनेंट, सर बस ये वाला कंपोनेंट पढ़ाएंगे आप हमें? और हाँ जी बेटा बस ये वाला पढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लास्ट टर्म हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे। आपको पता है इस खाली टर्म का नाम बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। सर पता तो नहीं था लेकिन अब पता चल गया, आपने बता दिया है तो इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड ऑफ विजिबल गुड्स, ट्रेड ऑफ विजिबल गुड्स हम इसका नाम दे सकते हैं। बेटा मैं फिर से बोल देता हूं आपसे, अगर आप मेरे नोट्स से इनको पढ़ोगे तो एज इट इज जो मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूं वो डिट्टो मेरे नोट्स में लिखा होता है। जिसके पास भी नोट्स नहीं होंगे, यू आर जस्ट अ मैसेज अवे, ड्रॉप मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड डेफिनेटली यू विल गेट फ्रॉम देयर। बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड ऑफ विजिबल गुड्स। सर इसे विजिबल गुड्स बोलते हैं ना? मैंने कहा बेटा हाँ इसे बोलते हैं ना, इसमें एक्चुअली ना बस गुड्स आते हैं, इसमें सर्विसेज नहीं आती। ओके सर, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस
इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा, तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स इन इकोनॉमिक्स, दीज आर जस्ट कंसेप्शनल बेस्ड टॉपिक्स। आपको आईडी में रटना पड़ता है, एग्री करता हूं मैं, लेकिन बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। एक दो छोटी चीजें तो होती हैं, देखो थोड़ा सा लर्निंग कॉन्सेप्ट, लेकिन पूरा मैक्रो इट बेस्ड ऑन कंसेप्शनल थिंग्स। सो आप इजीली इनको आराम से समझ सकते हैं। तो सर क्या होता है फिर बता दो। मैंने कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू का। सर बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, आ गया समझ में हमें। तो बेटा बस एक लास्ट आज का हमारा कंटेंट और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। सर लास्ट क्या बताएंगे आप? मैं बेटा बस आपको ये बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ना 3 तरह का हो सकता है। इक्विलिब्रियम में हो सकता है, हाँ सर। फेवरेबल हो सकता है, बिल्कुल सर एग्री करते हैं आपकी हर एक बात से, ऐसा हो सकता है। और अनफेवरेबल भी हो सकता है। एक बच्चा खड़ा होकर बोल रहा है सर मुझे तो तीनों ही पता है। मैंने कहा बताओ कैसे होते हैं? कह रहा सर जब ये दोनों साइड इक्वल होती हैं तो वो इक्विलिब्रियम में होता होगा। मैंने कहा सही बात है भाई, अगर एक्सपोर्ट वैल्यू, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स आर इक्वल टू इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस्ड होगा। ओके बच्चे। फेवरेबल, सर ये भी कोई बात हुई, एक्सपोर्ट ज्यादा होना सबके लिए अच्छा होता है, तो जब एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होंगी इंपोर्ट वैल्यू से तो अनफेवरेबल। मैंने कहा ये भी ठीक है बेटा। तो सर अनफेवरेबल कब? सर इसका उल्टा कर दो, एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी कम है और इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं, यानी आप तो सब कुछ बाहर ही दिए जा रहे हैं सर, तो ऐसे केस में तो अनफेवरेबल ही होगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमने सीखा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमने सीखा उसके कंपोनेंट क्या हैं, और हमने फिर उसके बाद करंट और कैपिटल अकाउंट सीखा। देन हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड सीखा। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड का कोई शॉर्ट नाम था ना? हाँ बेटा बीओटी था। बेटा सारी चीजें एज इट इज जो आप अपने पास नोट करेंगे आपको बहुत हेल्प करती हैं एग्जाम्स में जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं। आप रिवीजन करेंगे तो यू डोंट लाइक टू हैव लॉन्ग रीडिंग पैराग्राफ्स। आप बस सिंपली क्या करेंगे, इनको उठाएंगे और जस्ट गो थ्रू करेंगे तो आपको सब पता ही चल जाएगा कि आपके कंटेंट में था क्या। सिंपली आप मेरे नोट्स को एक्सेस करना, मैंने फिर से बताया आप मुझसे ले सकते हैं नोट्स, कोई भी बच्चा मुझसे नोट्स ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। तो बेटा नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप तैयार रहना। अगली वीडियो सेम टॉपिक की बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।